हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस कुमार पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? सब खुश स्वस्थ हैं? हमेशा खुश रहिए। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12 आपकी जो अकाउंट्स की बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसका हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार आपको बता देता हूँ, आपकी जो क्लास 12 है उसका जो भी सिलेबस है, टोटल सिलेबस, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली इन्होंने क्या करा है, 3 बुक्स बनाई हुई हैं। पहली बुक है आपकी टोटली पार्टनरशिप पे बेस्ड है, दूसरी बुक आपकी कंपनी अकाउंट्स पर बेस्ड है, और थर्ड बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो मैं आपको जो थर्ड बुक है आपकी, उसका एक चैप्टर करा रहा हूँ, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। एज यू नो, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि एवरी ईयर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है किसी भी बिजनेस की, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो, कोई सोसाइटी हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं आपके? जनरली आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपको ये लगता है कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। तो जनरली आप उसमें 2 चीज़ें बनाते थे, क्या? एक तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वहाँ पे हम बोला करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के केस में। जनरली ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कंपनी के केस में है। सो कंपनी में अब क्या बोलते हैं, कंपनी के फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। सेकंड आप बनाते हैं बैलेंस शीट। सब वही है, कोई अलग नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है थोड़ा सा। और तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ और ऐड है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपने 11th में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आप 12th में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन तीनों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। सो ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अभी ये वाली बुक्स का जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर, एक बार दोबारा जब ये स्टार्ट होंगे चैप्टर, मैं आपको तब आपको दोबारा करा दूंगा। आज फिलहाल हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें कैश के फ्लो के बारे में बताती है। आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस में। उन ट्रांजैक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट या P&L स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी और कितना उसने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इस बिजनेस में कितना तो कैश हमारे पास आया, यानी कि कितना तो कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। ये कैसे पता लगाएं? ये तो हम P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से तो पता लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो बैलेंस शीट में लिखते नहीं है हम, वो असेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे सिर्फ आप एक बैलेंस बता सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कितनी कितनी बार कैश आया, कितनी कितनी बार कैश गया, ये कैसे पता लगाएंगे? सो इसी के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सो CFS यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज एन स्टेटमेंट, नोट अ अकाउंट, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज एन स्टेटमेंट दैट शोज फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये कैश तो समझ में आ गया, ये कैश इक्विवेलेंट क्या है अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे फ्लोज का मतलब ये होता है कि
कितना तो कैश का इनफ्लो रहा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस में, एंड कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, हमें ये चेक करना होता है। सो कैश तो समझ में आ गया, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के इक्वल हो। सर कोई एग्जांपल तो दो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो कैश इक्विवेलेंट जो होती है आपकी, एक प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैश इक्विवेलेंट मींस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको आप फटाफट जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एक प्रकार से कैश ही होता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये होती है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होती है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। लिक्विड मतलब जो आप बहुत जल्दी इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into known amount of cash, जो आप एक known amount of cash में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो काफी बार डिस्कशन होगा इसका। सो कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में क्या है, ये एक प्रकार की स्टेटमेंट है जो हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कितना कैश आया कितना कैश गया, बस दैट्स इट। आइए जी, अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि सर ये स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल सा बता देता हूँ कि अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए अकाउंट जो होते हैं वो टी शेप में बनते हैं, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। और जो स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट देखी है ना आपने, क्या वो टी शेप में होती है? नहीं, वो इस प्रकार से होती है, एक लास्ट में एक कॉलम होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट, तो ये स्टेटमेंट होती है। अकाउंट्स जो होते हैं वो टी शेप में बनते हैं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। सिंपल सा डिफरेंस है अकाउंट और स्टेटमेंट में। तो हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी आपका हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके सिलेबस में 12th क्लास में दो मेथड बताए गए हैं। एक होता है जी डायरेक्ट मेथड और एक होता है जी इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में कवर नहीं है, जनरली दो मेथड होते हैं, बट डायरेक्ट मेथड 12th लेवल पर नहीं कंसीडर किया गया है। आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है, इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है। नाउ अच्छा सर वो तो ठीक है, चलो टेक्निकल पार्ट्स पे आते हैं। सर ये हम ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सर इसकी? चलिए जी इंपॉर्टेंस भी बता देते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि इससे एक तो आप अपने बिजनेस में प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं अपने बिजनेस की। कैसे सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए अगर आपको ये पता होगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश, कि कहां से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास कैश आता है और कहां यूज होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैश। सो इससे आप क्या कर पाएंगे, आप ये प्लानिंग कर पाएंगे कि या अच्छा यहाँ से हमारे पास कैश आता है और इतना आता है या आएगा, ठीक है। तो आप प्लानिंग कर पाएंगे कि यार इस कैश को हम वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई सपोज करो आपको ये पता लग जाए, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लग गया, सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आपको ये पता लगा कि यार नॉर्मली हर साल हमारे पास में 100 रुपये कैश आ जाता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं,
और आपको ये पता लगे कि 60 रुपये खर्च हो जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैश, तो 40 रुपये, अब आपको ये पता लग गया कि यार 40 रुपये का कैश तो बचा हुआ है, आप इसका क्या करेंगे, आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड 100 रुपये का इनफ्लो होता है 100 रुपीज़ का, 150 का आउटफ्लो हो जाता है, आपको ये पता लगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो वो 50 रुपये डेफिसिट जा रहा है, जो आप कम जा रहा है, आप उसको अरेंज करेंगे, आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग करेंगे आप टू मीट दैट 50 रुपीज लायबिलिटी, ठीक है ना। तो इससे आपकी एक तो सोल्वेंसी भी पता लग जाती है। सोल्वेंसी का मतलब ये होता है कि क्या आप कैपेबल हो टू मीट योर बिजनेस लायबिलिटी, ठीक है जी। आपकी जो सोल्वेंसी है वो भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या हम रियली कैपेबल हैं कि हमारे पास कैश इतना अवेलेबल होता है कि हम अपनी लायबिलिटी को मीट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाएंगे हम, अब इसमें क्या हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया। जनरली हमें तो ये देखना है कि कहाँ कहाँ से कैश आता है और कहाँ कहाँ कैश जाता है। तो ये सब चेक करने के लिए एज यू नो कि एक बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। अब इन ट्रांजैक्शन को जनरली 3 हेडिंग में डिवाइड कर दिया गया। सो वो 3 हेडिंग कौन सी हैं? एक हेडिंग है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी हेडिंग बना दी गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड हेडिंग का नाम दिया गया आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके सिलेबस में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड आपको बताए गए हैं। एक होता है जी डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का या कॉस्ट अकाउंटेंट का, ये सब आप वहाँ पे सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड आपको वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। 12th लेवल पे डायरेक्ट मेथड को कंसीडर नहीं किया गया है, डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है और उसी के थ्रू ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो वापस आते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी बनाई गई। अब ये जितनी भी इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं एक बिजनेस के अंदर, उन सभी ट्रांजैक्शंस को इन 3 एक्टिविटी के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जनरली क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं करते। दूसरी, और जो एक कॉन्ट्रा एंट्री हुआ करती थी ना, याद है ना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आइए अभी तो लिस्ट बनवा रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और डिटेल में क्लियर होता चला जाएगा। नाउ अच्छा सर, वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं तो सर हमें कैसे पता लगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में आएंगी, कौन सी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएंगी, कौन सी ट्रांजैक्शन हमें, अभी बताता हूँ। देखिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन which is related to शेयर कैपिटल, कोई भी ट्रांजैक्शन जो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लोन से रिलेटेड होगी, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेडिंग के अंडर में आएंगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, लोन से, तो इन ट्रांजैक्शन में हमें एक्चुअली में देखना क्या है, अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना है। कोई ट्रांजैक्शन हुई शेयर कैपिटल से रिलेटेड थी, कंपनी ने मार्केट में शेयर बेचे, बदले में पैसा आया, तो ये क्या है, कैश का इनफ्लो है। उसको मैं कहां पे लिखूंगा, वो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में लिखूंगा। कैसे लिखते हैं वो मैं अभी जब फॉर्मेट बनाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं, बहुत जल्दी उसको देखते हैं।
इसी प्रकार से हमने बैंक, आप बिजनेस हो, आप अपने आप को बिजनेस मान के चलिए, ठीक है। तो जब आपने लोन लिया बैंक से, तो ये क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ, आपके पास कैश आया ना, तो आप इसको कैश इनफ्लो में लिखेंगे, प्लस करके लिख देंगे अमाउंट, किसकी हेडिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी देखते हैं फॉर्मेट में। अच्छा सर, इन्वेस्टिंग में कौन सी आएंगी, आइए जी। सो माय डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, एनी ट्रांजैक्शन विच इज related to fixed assets and long term investment, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो जो इनसे रिलेटेड होंगी वो यहां पे आएंगी। सर कोई एग्जांपल दे दो। हाँ जी, क्यों नहीं सर, आइए। सो प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझिए। आप बिजनेस हो, आप अपने आप को बिजनेस मान के चलिए। आपको याद है 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थर्ड चैप्टर हुआ करता था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, तो उस पर आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सबसे पहला होता था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ हाँ सर, याद आ गया। क्या होता था सर, सर आप ही बता दो ना। अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, सर अकाउंटिंग जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता था, वो प्रिंसिपल ये बात कहता था कि बिजनेस और उसका ओनर, दीज आर द टू सेपरेट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं, और बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आप ये मान के चलना कि आप बिजनेस हो, आपने लोन लिया है, आपने मार्केट में शेयर बेचे हैं, आपने असेट्स खरीदी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ बैक टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा सर, इसमें तो बताओ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे, डिटेल में भी बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट होगा, हर किसी का फॉर्मेट अलग अलग है, फिर कंबाइंड एक बड़ा फॉर्मेट बनता है, बट अभी के लिए फिलहाल सुनो। सपोज करो यू आर अ बिजनेस, अब आपने क्या करा, अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदी है, परचेज करी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपने मशीन खरीदी होगी तो उसके बदले में आपने कैश दिया होगा। जब कैश दिया होगा तो वो हुआ कैश का आउटफ्लो, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ असेट्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे जितना भी अमाउंट होगा, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, तो वो कैश का आउटफ्लो हो गया। अब बताइए, ये सब चीजें क्या आपको P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से पता चल जाती थी, नहीं ना। इसीलिए हम अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमें यह पता रहे कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कहां कहां से कैश आया, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से कैश आया, और किस किस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ। गॉट इट। चलिए नाउ यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिंपल सा बोल दूं, rest of the transaction which is not covered under investing activity and financing activity, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कहीं भी नहीं आती, वही बताऊंगा जब फॉर्मेट बनाएंगे ना डिटेल में। इसलिए आप ये मत कहना सर सॉरी, फिर वो आप कहोगे सर आपने तो सारी कहा था, बिजनेस में तो बहुत सारी होती है। अभी जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और एक जो बार्टर सिस्टम है, गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है, जैसे कि मैंने मशीन खरीदी, बदले में शेयर दे दिए, तो वो यहाँ थोड़ी ना आएगी, उसमें तो कैश का कुछ हुआ ही नहीं, ना तो इनफ्लो ना आउटफ्लो। बार्टर सिस्टम तो पता होगा ना, गुड्स के बदले गुड्स खरीदना, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे अच्छा सर कुछ लिखवा दो, चलो मैं लिखवा देता हूँ। यहां पे आती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, ये प्रोड्यूसिंग लिख लो, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। या फिर ऐसे लिख लो, और
all those transactions which are not covered under इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में नहीं आई वो यहाँ आ जाएंगी, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, वो भी देखेंगे, ठीक है। वो जब डिटेल में फॉर्मेट बनाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी रेशियो वाली क्लास अटेंड करी थी, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ भी मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब भी मैं आपको ये थर्ड बुक पढ़ाऊँगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बुक को पढ़ाने के लिए मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बुक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है और कंपनी की P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है। प्लीज़ उसको एज इट इज़ क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए प्लीज़, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। वो जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब डिटेल में भी बता दूंगा कौन सा आइटम को क्या मीनिंग होता है, बट फिलहाल के लिए आप उसको क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, दैट्स इट। वो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर्मेट। नाउ हाँ जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डिटेल फॉर्मेट आपको बताता हूं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें आती हैं, कैसे पता लगता है कि इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हुआ है, कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए डिटेल में देखते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछा कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नाउ हाँ जी, अब हम देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें कवर होती हैं, इसका डिटेल फॉर्मेट क्या है, ठीक है जी। एक प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी। इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आती हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं आपको जिस किसी स्टूडेंट्स ने रेशियो वाली क्लास अटेंड नहीं की है, मैं एक मिनट के लिए आपको फटाफट शॉर्टकट में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट लिख देता हूँ, ओनली लायबिलिटी साइड का, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ लायबिलिटी साइड का यूज़ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूँगा। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले यहाँ पे मेन हेडिंग आती है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, फिर यहाँ पे सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में फिर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, सेकंड पे रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर दूसरे नंबर पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड पे आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आते हैं फिर आपके
लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में जैसे लोन आ गया, ठीक है, डिबेंचर्स आ गए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और फोर्थ होता है करंट लायबिलिटी का। नाउ अब देखिए क्या हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे ना एक्चुअली 2 साल का फॉर्मेट होता है, ये 2 ईयर्स का। मान लीजिए ये हो गया 2019-20 और ये हो गया 2020-21, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे शेयर कैपिटल दी हुई है, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, ये आपको करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख की, और इस साल ये हो गई 2 लाख की। तो शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई है। शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड कंपनी ने क्या करा, मार्केट में और शेयर बेचे हैं और बदले में पैसा लिया है। तो कितने के शेयर बेचे हैं? 1 लाख के, और एक्स्ट्रा शेयर बेचे हैं, इसीलिए आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। देखिए हो सकता है अभी काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अगर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रहा हो, सर ये शेयर कैपिटल। सो प्लीज़ अभी आप टेंशन मत लीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप बस जितना मैं समझा रहा हूँ उतना याद कर लीजिए, इसको प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए। अभी जब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कराऊंगा ना डिटेल में, और अच्छे से वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने करा हुआ है वो तो शायद समझ पा रहे होंगे, तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उस चैप्टर पे भी हम आएंगे, स्टार्टिंग में दोबारा रिवाइज होंगे सब। सो शेयर कैपिटल जैसे इंक्रीज हो गई, तो ये ट्रांजेक्शन शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, कहाँ पे आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको ऐसे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो बुक में बाइफर्केशन दे रखा होगा तो अलग अलग लिख देना, शेयर कैपिटल लिखा है तो खाली ऐसे लिख देना। तो डिफरेंस लिखना है आपको। हाँ जी, कितना है डिफरेंस है? 1 लाख से इंक्रीज हुआ है ना, तो 1 लाख लिख देना। 1 लाख से कैश प्लस हो गया ना आपका, आपने मार्केट में शेयर बेचे, बदले में आपको कैश मिला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज करो अगर इसका रिवर्स हो, सपोज करो रिवर्स हो, अगर यहाँ पे 3 लाख हो और ये 2 लाख हो गया, तो इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी ने क्या करे हैं, अपने शेयर मार्केट में से वापस खरीद लिए और पब्लिक को उनका पैसा वापस कर दिया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो जितना डिफरेंस है माइनस में लिख दूंगा, क्योंकि कैश हमारे हाथ से गया है ना, तो माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में लोन आता है। सपोज कीजिए कंपनी ने लोन ले रखा था बैंक से, तो पिछले साल लोन का अमाउंट था 10 लाख, इस साल हो गया 15 लाख। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पिछले साल तो 10 लाख का लोन दिखा रखा था, इस साल 15। इट मीन्स कि कंपनी ने इस साल 5 लाख रुपए का लोन और लिया है, तभी तो इस साल 15 लाख का लोन हो गया टोटल। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? लोन टेकन या लोन रिसीव्ड, कितने का? 5 लाख रुपए का कैश का इनफ्लो हुआ ना, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही लेना है, जो डिफरेंस अमाउंट है वही लेना है। अच्छा इसका रिवर्स कर दो, तो वो हो जाएगा लोन रीपेड या पेमेंट फॉर लोन। जैसे कि यहाँ पे 20 लाख था और अब 15 लाख हो गया। अरे पिछले साल तो हमारे बैलेंस शीट में 20 लाख का लोन दिखा रखा था, इस साल 15। अरे बाबा आपने इस साल 5 लाख रुपए चुका दिए बैंक वालों को, ये लो भैया 5 लाख रुपए रखो अपना, तो अब लोन का अमाउंट कम हो गया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देंगे 5 लाख। इसी प्रकार से डिबेंचर से होता है, ये वो भी यहीं पर आते हैं, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में। सो कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू करें और उसके बदले में पैसा आया है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। प्लस होंगे तो प्लस में आ जाएगा, और अगर माइनस कम हो रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? पेमेंट फॉर रिडम्पशन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे तो प्लस कर देना, माइनस हो रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। रिडम्पशन में कब लिखते हैं? जब माइनस हो रहे हैं। एक चीज और बताऊं, एक थंब रूल बताऊं, लायबिलिटी का और कैश का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ये लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज हो रही होगी तो कैश भी इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले कम हो रही है तो कैश भी कम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक थंब रूल है। आगे भी एक दो बार और बताऊंगा आपको। लायबिलिटी का और कैश का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। लायबिलिटी इंक्रीज इट मींस कैश भी इंक्रीज हुआ है। लायबिलिटी कम हुई है, क्यों कम हुई है? क्योंकि आपने पेमेंट कर दी होगी तभी तो लायबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर पहले 10,000 के थे, इस साल 15,000 के हो गए, ठीक है। पिछले अब सपोज करो क्रेडिटर का तो मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा क्योंकि क्रेडिटर का दूसरा केस है, ठीक है। वो तो करंट लायबिलिटी, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। सो जैसे बैंक लोन का ही है, बैंक लोन पिछले साल 10 लाख था, अब 15 लाख हो गया, तो आपने लोन लिया होगा, यहाँ से 10 की जगह 15 लाख हुआ लोन, तो ये भी कैश प्लस हो गया 5 लाख से, ठीक है। लोन कम हुआ तो कैश भी कम हो गया आपका, क्योंकि आपने पे कर दिया ना, आउटफ्लो हो गया। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन है, दो ट्रांजैक्शन और आती हैं इसमें। एक आते हैं आपका इंटरेस्ट पेड, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करा होगा, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है। और डिविडेंड पेड, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है ना कंपनी, डिविडेंड पेड वाला होगा तो माइनस में, ठीक है। कंपनी ने शेयर बेचती है ना जब कंपनी पब्लिक को, तो डिविडेंड देती है ना एनुअली, तो वो माइनस हो जाएगा। ये डिविडेंड किससे रिलेटेड है? शेयर से। और कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल, लोन और डिबेंचर से रिलेटेड हो तो कहाँ पे आती है? सर बताया था आपने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। सो आई होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं। डन। सो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, और इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कराऊंगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसके कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे, और फिर सम अप करेंगे सबको, एक फिर बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि हमें एक साथ ही बनाना होता है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक साथ बनते हैं, ये तीनों जो भी हमने बाइफर्केशन करा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये एक साथ बनते हैं पूरे। अभी तो एक एक करके सिखा रहा हूँ आपको ताकि कमांड हासिल हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ देखते रहिए एस कुमार पाठशाला।